नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सब के प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 11 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है भारत के प्रधानमंत्री बने हुए, और इन 11 सालों में अगर 9 साल का जो अरसा निकाल दें तो उन्होंने कभी भी आरएसएस के जो मुखिया हैं, प्रमुख हैं, उनकी कभी प्रशंसा नहीं की सार्वजनिक तौर पे। इवन वो संघ मुख्यालय में पीने गए और अपने भाषणों में आरएसएस का नाम भी उन्होंने नहीं लिया। और आपने अगर देखा हो, राम मंदिर का जब शिलान्यास पूजन हो रहा था तो मोहन भागवत जी उसमें बुलाए गए थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री के पीछे ही थे। लेकिन अब इन 2 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। वो संघ मुख्यालय भी गए हैं, वो मोहन भागवत जी से भी मिलते हैं, वो स्वतंत्रता दिवस पर संबोधन में आरएसएस की उपलब्धियों का बखान करते हैं, और आज तो कमाल ही कर दिया। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में जो डिग्री है उन्होंने, उसका आज झलकी है वो। और उन्होंने एक बहुत ही शानदार लेख सारे अखबारों में छपवाया है। ये अगर आपने ना पढ़ा हो तो मेरे हाथ में दैनिक भास्कर है, एक युवा स्वयं सेवक से संघ प्रमुख तक की यात्रा। आज करोड़ों लोगों के अभिभावक जो मोहन भागवत जी हैं, उनका जन्मदिन है, और उस पर प्रधानमंत्री जी लेख लिखकर उनके बारे में और चर्चाएं कर रहे हैं, प्रशंसा उनकी कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति जिसने 9 साल तक तो प्रशंसा नहीं की, अचानक वो कैसे प्रशंसा करने लगे हैं। और जो दूसरा गंभीर सवाल इस पे मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, और त्यागी जी भी उस पर जवाब देंगे, कि जो संघ, जितना भी मैं जानता हूँ संघ के बारे में, संघ में व्यक्ति पूजा निषेध है, संघ में व्यक्ति कभी प्रमुख नहीं होता है। तो ये अचानक से आरएसएस के जो सरसंचालक हैं मोहन भागवत जी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इतने व्यक्ति पूजा करने योग्य कैसे हो गए हैं? ये बदलाव क्यों है? आप जरूर इस पर अपने विचार रखना। डॉक्टर साहब जी, देखा आपने ये? हाँ, आपने दिखाया अभी। और छोटा सा पढ़ के सुना देता हूँ जी। उनके नेतृत्व में संघ के कार्य का विस्तार हो रहा है। एक युवा स्वयंसेवक से सरसंचालक तक की उनकी जीवन यात्रा उनकी निष्ठा और वैचारिक दृढ़ता को दर्शाती है। विचार के प्रति पूर्ण समर्पण और व्यवस्थाओं में समयानुकूल परिवर्तन करते हुए उनके नेतृत्व में संघ कार्य का विस्तार हो रहा है। ये उन्होंने आज आर्टिकल छपा है। अच्छा लेख है, और किसी ने लिखा होगा, जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री पे इतना नहीं, समय वैसे नहीं होता उनके पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन अगर वो मन से खुद अपनी कलम से लिखते और यहाँ फोटो स्टेट छपती उसकी, तो उसका ज़्यादा अर्थ होता है। अब जैसे हमने खारिज कर दिया, किसी से लिखवाया होगा, यह रूटीन में चीज़ होती है, टीम तो होती है। हाँ, तो एक आइडिया दे दिया होगा लेकिन कुल मिला के चूँकि उनके नाम से छपाया, तो ये उनके विचार है, उनका ऐसा सोचना है। ये जो 240 सीटें आई हैं ना, इसने नरेंद्र मोदी के पूरे वजूद को, अस्तित्व को हिला दिया है। अच्छा जी। जब तक उन्हें लग रहा था 400 पार होंगी, या 14 और 19 के परिणाम के बाद में नरेंद्र मोदी बिल्कुल अश्वमेध का घोड़ा उनका भागा जा रहा था। अब देखिए, इस बार जब 240 सीटें आई तो उन्होंने भाजपा संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई, जिसमें उनका नेता चुना जाना था। वजह, उसके विपरीत उन्होंने एनडीए की बैठक बुलाई। यानी भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल ने आज की तारीख तक भी अपना नेता नहीं, नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता नहीं चुना है। इससे क्या जाहिर होता है कि उनके दिमाग में कहीं डर है कि पार्टी के अंदर विद्रोह की स्थिति ना पैदा हो जाए। और वो उनको ये भी पता है कि ये चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे। उधर से एक धारणा ये बनी कि संघ जो है पोस्ट मोदी एरा, मोदी जी के युग के अंत के बाद संघ किस दृष्टि से कहाँ जाएगा, उस पर भी वो लगातार चिंतन मनन कर रहे हैं कि संघ तो 100 साल का हो गया, अभी कितनी सदियों तक उसने चलना है, वो किसी एक व्यक्ति पर निर्भर रह नहीं सकता। और इसीलिए वो वहाँ व्यक्ति पूजा भी इसीलिए नहीं कि वहाँ विचार की प्रधानता है, व्यक्ति की प्रधानता नहीं है। लेकिन इस पूरे दौर में ये लगने लगा, ये मैसेज आने लगा कि नरेंद्र मोदी आरएसएस को भी कंट्रोल कर रहे हैं, और आरएसएस जो है वो बिल्कुल कहीं पीछे, उसको साइड लाइन कर दिया गया। 9 साल तो ऐसे ही लगते रहा जी। हाँ। लगता भी रहा ऐसे।
तो ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल से पहले आप ये भी देख लीजिए कि 15 अगस्त को जिस तरह से उन्होंने सार्वजनिक रूप से आरएसएस की प्रशंसा की, उसको एक एनजीओ बताते, उसकी तारीफ में कशीदे पढ़े, उस वहाँ से वो मोहन भागवत जी की तो पूजा कर नहीं सकते थे। तो आज उन्हें मौका मिला उनके जन्मदिन पे, तो उन्होंने ये अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। और ये बिल्कुल जायज़ प्रश्न होना चाहिए कि पिछले 9 वर्षों में भी तो वही थे संघ प्रमुख, तब आपने उनको क्यों याद नहीं किया। और मैं धर्मेंद्र जी इससे भी और बड़ी बात पूछता हूँ, इनको संघ से जुड़े होने का सबको गौरव है, और संघ के संस्कार तमाम जो चीज़ें हैं वो आरएसएस से आती हैं। कभी आज तक नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का नाम लिया हो या गुरु गोलवलकर का नाम लिया हो? हेडगेवार संस्थापक थे और गुरु गोलवलकर उनके कम से कम 3 दशक तक सरसंघ संचालक रहे। असल में डॉक्टर हेडगेवार के टाइम तक तो आरएसएस कुछ था ही नहीं, बहुत मतलब इधर आपके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का कुछ एरिया है, विदर्भ का, वहाँ तक सीमित था। लेकिन जितना विस्तार हुआ वो गुरु गोलवलकर के टाइम में हुआ। लेकिन आप इनका दोगलापन देखिए, कभी भी गुरु गोलवलकर के लिए मांग हुई है भारत रत्न की? नहीं जी, दे सकते थे, चाहते थे। नहीं, आप वीर सावरकर के लिए मांग कर रहे हैं। गुरु गोलवलकर की प्रतिमा या डॉक्टर हेडगेवार की प्रतिमा संसद में क्यों नहीं लग सकती? अब तो इनका ही ये सारा राजकाज लगा दो। तो अब ये सोचने वाली बातें हैं। तो इसीलिए हम दर्शकों से जब चर्चा कर रहे हैं तो उन्होंने भी अपने दिमाग को खुला करके सोचना चाहिए कि जहाँ से निकल के आ रहे हैं जी, जहाँ से प्रेरणा पा रहे हैं, जहाँ से इनका व्यक्तित्व बन रहा है, उन अपने पुरखों को क्यों नहीं याद करते हैं? कभी नहीं किया आज तक। और मैं तो चलो आपको एक व्यक्तिगत चीज़ बात बता देता हूँ कि मैं भी एक दौर में संघ से जुड़ा था। अच्छा, हाँ, तो मेरी उम्र थी उस समय 10 या 11 साल। आपने तो बहुत बाल संघी हो गया। हाँ, मैं बाल स्वयं सेवक रहा हूँ मैं। और संघ में एक धारणा है कि अगर आप बच्चे के रूप में भी शाखा में एक दिन भी चले जाओगे तो आप आजीवन संघ के स्वयं सेवक माने जाओगे, बशर्ते आप उसके बाद कभी भी ना जाओ। अच्छा जी, हाँ, लाइफ टाइम मेंबरशिप। इसको ये वो कहते हैं कि जैसे मैं 69 में गया था उस शाखा में, तो अब से अगर 69 से अब तक ज्वाइन करोगे तो मेरी ये संघ आयु होगी। अच्छा जी, फिर तो आप इनसे भी। मैं तो अमित शाह का तो मैं सीनियर हूँ, ये सच्चाई है। और वहाँ और उसका हुआ अमित शाह तो क्या बता रहा है, इसमें गए भी ना हो कभी। हाँ, हो भी सकता है। तो शायद मोदी जी या भागवत तो मेरे से ज़्यादा सीनियर होंगे, बट मैं आरएसएस में रहा हूँ, मैं आज ये बता रहा हूँ। फिर मैं उस आरएसएस में रहा हूँ, शाखा में गया जहाँ खेल कूद होती थी। रामपुर एक जगह है, मुस्लिम बहुल शहर है, वहाँ शाखा लगती थी बहुत सारी। और हम भी, हमारे पड़ोस में ये सनातन धर्म स्कूल था, तो वहाँ चले जाते थे खेलने कूदने। तो मैंने वो उनका ध्वज भी लगाया, ध्वज प्रणाम भी किया है। वैसे ऐसे लाठी चला के देखी थी? नहीं, वो नहीं चलाई। अच्छा। तो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि वाली जो प्रार्थना है वो भी कही है। तो कुछ दिन मेरा वहाँ जाना हुआ है, तो इसलिए इस नाते मैंने भी, आज मेरे अंदर भी एक स्वयंसेवक जागा। तो मैंने फेसबुक पे लिखा कि वैचारिक भिन्नता के बावजूद मैं उनको आज जन्मदिन की बधाई दे रहा हूँ। और आप हैरत मानेंगे, जिस मेरे उस पर सैकड़ों कमेंट आते थे, आज हम 2 दर्जन मुश्किल से पहुँचे। और लोगों को शायद मुझसे शिकायत है कि आपने बधाई क्यों दी। अगर उनका बस चले तो मेरे से लड़ना शुरू कर दें। क्यों? अब वो उनके जो विचार आ रहे हैं, 1-2 लोगों ने कहे कि ये तो समाज को, देश के अभिभावक, समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, फलाना है, ढिमकाना है। लेकिन मैंने ये सोचा कि देखिए, हमारा रास्ता महात्मा गांधी का रास्ता है और मोहब्बत की बातें करते हैं, तो हमें कभी इतनी संकीर्णता नहीं अपनानी चाहिए कि जो वैचारिक रूप से भिन्न को बधाई। और आपने बधाई दे दी, कौन सा उन्होंने ले लीजिए? हाँ, कुछ भी नहीं। अब ये जो बीजेपी के मुख्यमंत्री पागल हुए पड़े हैं, नेता पागल हुए पड़े हैं, बधाई दे रहे हैं, इनकी कौन सी वो पड़ेगा जी आराम से बैठ के? भागवत जी के पास कहाँ से होगा? तो हम चर्चा ये कर रहे थे कि भाई नरेंद्र मोदी को अब क्या आवश्यकता पड़ी। तो आवश्यकता इसलिए पड़ी, मैंने आपको बता दिया सारा का सारा। और अभी वो 75 वर्ष वाला भी मामला चल रहा था, और 6 दिन बड़े हैं मोदी जी से वो। अब 17 तारीख को प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, तो अब ये भी देखना होगा क्या मोहन भागवत जी भी कोई लेख लिखते हैं क्या उनके लिए? तो रेसिप्रोकेट तो करना चाहिए, है ना। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत दूरदृष्टि रखता है, और अब वो चाहे 29 तक रहें या 34 तक रहें, जो भी इनकी इच्छा है, लेकिन इनके बाद संघ की क्या दिशा होगी
उसके बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में चिंतन चल पड़ा है। अच्छा जी, ठीक है ना। और ये केवल एक तरीके से उनको प्रसन्न करने का तरीका है, लेकिन संघ के लोग, मैं आपको बता दूं, ये न तो प्रसन्नता की कभी अभिव्यक्ति करते, न किसी, इनके ये भाव शून्य होते हैं, चेहरे पर इनके भाव को नहीं पढ़ा जा सकता। किसी भी प्रचारक को समझना, किसी भी प्रचारक के स्वभाव को समझना और न्यूक्लियर साइंस की जो कॉम्प्लिकेशंस है उनको समझना बराबर है। वो बोलेंगे नहीं, वो बहुत देर तक बड़े शांत भाव से आपको सुनते रहेंगे, मुंह चलाते रहेंगे बस। और बहुत गंभीर बात आपने कह दी, उनके विरुद्ध भी कह दी, तब भी कोई प्रतिक्रिया वहाँ नहीं होगी। मतलब एक प्रकार का घाघपन है कि उसमें कुछ नहीं कहेंगे। वो क्या चर्चा करेंगे, अरे धर्मेंद्र जी आज तो आपकी श्रीमती जी ने जो हमें पराठे खिलाए ना मेथी के, कमाल है। मतलब ऐसे पराठे मैंने जो 1972 में खाए थे कभी। या आपके घर परिवार की बात करेंगे, उनको ये बताया गया, उनकी ट्रेनिंग का पार्ट है कि जहाँ भी जाओ, एक तो जाओ, कोई बुलाए या ना बुलाए आपने जाना है। इनके बारे में कहा भी तो जाता है, ये पूछते हैं कि तुम हमारे घर आओगे तो क्या लाओगे, और हम तुम्हारे घर आएंगे तो क्या खिलाओगे। तो भारतीय संस्कार है। तो वो ट्रेनिंग का पार्ट ये है कि कोई बुलाए या ना बुलाए, आपने पहल करके लोगों से मिलना जुलना है। अच्छी बात है, मिलना जुलना चाहिए। और उनसे एक पारिवारिक टच देना है, उनके परिवार के विषय में पूरी जानकारी लेनी है। माता जी क्या करती हैं, पिताजी क्या करती हैं, बच्चे कहाँ हैं, भाई बहन कहाँ हैं, है ना। वो पूरा का पूरा माहौल है और इससे एक सिलसिला जुड़ जाता है, फिर लगातार जुड़े रहने का, चलते रहते हैं। तो आम तौर पे स्वयंसेवकों की आप जिंदगी देखिए, उनकी ऐसी रहती है। हम तो इर्द गिर्द देखते रहते हैं आजकल। उनमें से फिर पता चलता है कोई मुख्यमंत्री बन गया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये भी इसलिए है ताकि आरएसएस का एक आकर्षण बना रहे, ये आश्वस्त किया जाता है। कब मेरी लाठी, ये संघ से जुड़े लोगों को आश्वस्त किया जाता है, विशेषकर प्रचारकों को, कि आप किसी न किसी दिन सत्ता में भागीदारी भी करोगे, किसी प्रदेश का नेतृत्व भी कर सकते हो। इसलिए ढूंढ ढांड के ले आए जाते हैं कि आपके राधा कृष्णन आ गए, तो हिम्मत बढ़ती ना लोगों की। मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, प्रचारक थे। उसके बाद नायब सिंह सैनी, उनकी भी आरएसएस की बैकग्राउंड, भजन लाल शर्मा, मोहन यादव, तमाम ये रहता है। तो फिर करोड़ों जो लोग इनके साथ जुड़े, उनको लगता है तुम्हारा तो सत्ता का आकर्षण जो है ना, वो संघ ये संदेश देना चाहता है कि हम केवल सेवा उबा का चक्कर नहीं है, इसके अलावा हमारे ये भी संभावना है कि आप हमारे यहाँ रहते हुए हम आपको डिप्यूट करें, आप राजनीति में जाओ, है ना। और उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप कुलपति बन सकते हैं, प्रोफेशनल बन सकते हैं। अगर आप में वो योग्यताएं हैं या कम भी हैं तो आप विश्वविद्यालयों में तरक्की पाते रहेंगे लगातार। तो संघ अब एक रोजगार देने का भी, एम्प्लॉयमेंट सेंटर भी हो गया बहुत बड़ा। तो संघ का 100 वर्षों में बहुत विस्तार हुआ है। मैं जिस 60-70 के दशक की बात कर रहा हूँ, आपातकाल से पहले के संघ की, वो धर्मेंद्र जी वास्तव में ठीक ठाक था, क्योंकि वो उनके दौर था, संघर्ष का दौर था, नवनिर्माण का दौर, स्वाद नहीं चखा था, सत्ता का टेस्ट जब तक नहीं चखा था। तो वो और तरह का स्वयंसेवक, उनके जो प्रचारक है वो बहुत ही साधारण जीवन जीते थे, झोला उठा के चलते थे। बड़े कहीं, जैसा प्रधानमंत्री ने खुद स्वीकार किया कि 40 साल मैंने भिक्षा मांग के जीवन, तो वो भिक्षुक का जीवन था एक तरह से। लेकिन आज के आप किसी प्रचारक को देखेंगे, विशेषकर जब वो संगठन मंत्री बनकर भाजपा में आ रहा है, तो उसका जीवन शैली जो है वो कई बार विधायक और मंत्री तो बहुत पीछे पड़ जाते हैं। मतलब वो जीवन के हर सुख आराम ले रहा है। और यहीं से एक आकर्षण पैदा होता है कि जो किसी भी स्वार्थ से प्रेरित होकर संघ में आते कि यार संघ भी एक रास्ता है जो आपको जीवन में किसी मुकाम तक ले जा सकता है। ये पूरा संघ का वैचारिक दर्शन इस तरीके से चलता है इनका। अच्छा, जैसे मैंने एक सवाल पहले भी कहा था और चर्चा भी हमारी कभी हुई है, जो व्यक्ति पूजा है संघ में तो नहीं है, ये व्यक्ति पूजा अभी शुरू हुई है ना। मोहन भागवत जी से पहले जो सरसंचालक रहे हैं, क्या उन पर भी कभी लेख लिखे गए हैं क्या अखबारों में? ये तो पहली बार ही हुआ है। देखिए बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा था क्या कोई लेख? कभी नहीं लिखा। और एक्चुअल में क्या है, अटल जी पे जब बार बार ये आरोप लगते थे ना, जैसे उसको कहा जाता था कि आप सही आदमी गलत पार्टी में, या कई बार उनके संघ से जुड़े होने की बात पर सवाल उठा दिए जाते थे, तो वो कभी आवेश में आ जाते थे और कह देते थे कि नहीं संघ तो ये संगठन है, वो संगठन है, उस तरह की बातें। लेकिन आमतौर पे ये तो इस तरह उनका कभी नहीं था कि वो इन चीज़ों करें। और उनके और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध कोई बहुत ज़्यादा अच्छे रहे भी नहीं। अच्छा जी। सत्ता में आने के बाद उतने कॉर्डियल रिलेशन नहीं थे। और संघ में तो आप ये देखिए, इनका जो ध्वज है
जैसे कहते हैं ना इस्लाम में खुदा के अलावा हम किसी को नहीं मानते, हमारा सिर वहीं झुकेगा, तो इनके यहाँ भी ये है कि स्वयं ध्वज के आगे ही सिर झुकेगा। गोलवलकर जी और हेडगेवार जी की फोटो तो मिल जाएगी और उनको बड़े आदर से उनका नाम लिया जाता है, परम पूजनीय लगा के इस तरीके से बोला जाता है, लेकिन उसमें भी व्यक्ति पूजा का तत्व नहीं है। तो ये व्यक्ति पूजा, अब हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी में क्षमता है अपनी पूजा कराने की तो वो करा सकता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कराई है। ठीक बात है ना। अब एक और भी अंदर बहुत सारे संघ संचालक के अलावा सह कार्यवाह भी होते हैं इनके यहाँ। 5-6 लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। जैसे आप होसबोला जी का नाम सुनते हो, दत्तात्रेय जी, एक डॉक्टर कृष्ण गोपाल हैं, कुछ ऐसे नाम सुनने को मिलते हैं। कोई अरुण जी मिलेंगे, कोई वीरेंद्र जी मिलेंगे। हाँ, वो यूनिवर्सिटियों में कौन वीसी लगना, इस तरह के सारे सब कुछ। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा नाम है इंद्रेश जी का नाम है, और उनको ये लोग किस तरीके से, वो पूजा छोड़िए, पूजा तो बहुत छोटी चीज़ है, उसके बहुत आगे निकल के बात। हाँ, उस उन बटे हुए हैं जी। जैसे वीसी की बात आती है ना, हाँ, ये इंद्रेश जी का वीसी है, ये अरुण जी का वीसी है, ऐसे वीसी बटे हुए हैं। ये सारा चलता है इनमें। और एक और विशेषता इनकी ये है कि मतलब ये उम्मीद नहीं करते कि भाई कोई हमारा सम्मान करे, आपस में ही कर लेते हैं एक दूसरे का, इज्जत खेलते हैं। मतलब मैं आपको यशस्वी कहूँ, आप मुझे यशस्वी कहें। अब मैं कहूँ कि धर्मेंद्र जी ऊर्जा से भरपूर, लबालब, बहुत ही कर्मठ, ईमानदार और निशुन और देश सेवा को समर्पित, राष्ट्र को समर्पित, समाज को समर्पित, तो आप मुझे कहोगे ये चीज़ें। मैं आपको एक लाइन दे रहा हूँ और इसी में काम चलता रहता। तो संघ के लोग जब भी आप इसके अलावा भी देखना, जब किसी के जन्मदिन वगैरह पर बधाई करते हैं इस तरह की आपस में, तो ऐसा लिखते हैं जैसे सारा जीवन इन्होंने समाज को समर्पित कर दिया। वो बात बताते हो ना, बेटे वाली बाप वाली, वो एक बार बताना। कौन सी? वो जो अगर कोई संघ का कार्यकर्ता घर पे हो और वो जाएंगे तो कैसे? हाँ, वो तो बड़ा मशहूर है इनके बारे में। पता नहीं, कुछ सच भी हो सकता है कि स्वयं सेवक के नाम के आगे जी जरूर लगाते हैं। और अब जाहिर सी बात है, अगर बेटा शाखा में जा रहा है और पिता ना जाता हो तो फिर वहाँ मानक बदल जाते हैं। तो ये कहा जाता है जैसे किसी के घर उन्होंने आवाज़ दी सुबह शाखा में जाने के लिए कि भाई चलना है, तो वो बोलेंगे रमेश जी, है ना। तो उसके पिताजी बाहर निकल गए, उसका नाम बोला राम प्रसाद, रमेश जी हैं क्या अंदर? बेटे को इज्जत देंगे, बाप को नहीं देंगे। बाप को नहीं देंगे। तो राम प्रसाद जी रमेश जी हैं क्या? राम प्रसाद रमेश हैं क्या? हाँ, रमेश जी हैं क्या? वाह जी। तो इससे खैर अगर हमारे दर्शकों में कोई मैं तो खैर पहले बता दिया कि भैया मैं भी रहा हूँ। अगर किसी की भावनाएं आहत हों, लेकिन ऐसा वहाँ अब तो जरा ये हाल हो रहा है। मैंने कल एक अंकल हमेशा मुझे ये मैसेज भेजते हैं, हिंदू जागो फलाना दिखड़ा, तो कल मैंने उस पर लिख दिया कि हिंदू जागो, तो जाग गया नेपाल में। वो बुरा मान गए मेरे से। हाँ। मैंने कहा अब तो रोज जगा रहे थे, मैंने आज ही जगाया हिंदुओं को, तो वो नेपाल वाला डर इनके अंदर गहरा कर गया है। अब देखिए ना कि इस देश में हिंदुओं की संख्या 80% तो है ही चुके। जैसे योगी जी 20-80 की बात कर रहे हैं, तो बिना जनगणना के हमें ये मानकर चलना चाहिए कि 100 में से 80 लोग संघ से, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। लेकिन वोट कितना मिलता है? 40%। तो अगर आरएसएस ये दावा करता है कि वो हिंदुओं का एकमात्र प्रतिनिधित्व करता है, बहुत ही गलत है। इसका कोई आधार ही नहीं है। हिंदुओं का एक बहुत छोटा सा सेक्शन। तभी तो इस बात पे विवाद छिड़ा ना कि जो मोहन भागवत हैं वो देश के अभिभावक नहीं है। हाँ। जो संघ को मानता है उनके हो सकते हैं। आप एक चीज और देखो, बहुत आपको सूक्ष्म बात बता रहा हूँ, आप देखना। अब जो आरएसएस का विस्तार हुआ है, आरएसएस का मतलब अब दिखता तो आप भाजपा को देखोगे तब आरएसएस समझ में आएगा कि भाई ये आरएसएस के लोग हैं। अब जो ओबीसी वाला सेक्शन यहाँ पॉलिटिकली ट्रांसफर हुआ है, उसकी वजह से लगता है कि आरएसएस कोई चीज है। 2014 से पहले जब तक ये ओबीसी कम्युनिटीज बहुत नहीं जुड़ी थी, वो तो इसलिए जुड़ी कि उनको ये लग रहा था कि तुम्हारे हक हैं वो और लोग खा रहे हैं, ये मोदी जी डोमिनेंस की पॉलिटिक्स का शिकार हैं, तो वो आरएसएस में आए, मतलब इसमें भाजपा में आए। और ऐसे अब लगने लगा कि भाजपा तो एक पॉलिटिकल फोर्स बन गई है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है, नो डाउट, इसमें तो कोई। लेकिन इसके सहारे वो ये भी कहना चाहते हैं कि संघ का बड़ा विस्तार हुआ है। तो कुछ जरूरी नहीं है जो पॉलिटिकली ओबीसी बीजेपी से जुड़ा है वो आरएसएस से भी आइडियोलॉजी के लिए जुड़ा है, नहीं, जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो जुड़े हैं ना, राजनीतिक कारणों से जुड़े हैं, राजनीतिक कारणों से वापस भी चले जाएंगे जब ऐसी स्थिति। लेकिन एक पुख्ता आधार है, समाज के जो 20% ऊपर के लोग हैं, और काशीराम जी के शब्दों में कहें तो 15%, उनमें भी एक बड़ा 1% है, मतलब ऐसा हिस्सा है जो
संघ से वैचारिक रूप से जुड़ा है। इसीलिए आप देखिएगा, अगर आप इनसे ये कहो कि आपके जितने भी प्रचारक हैं, संख्या तो इनको पता होगी ना, उसमें अगर आप जातिगत विश्लेषण करेंगे तो आप ये पाएंगे कि उसमें ना तो आपको ओबीसी नाम मात्र को मिलेंगे, दलित तो मिल ही नहीं सकता, बड़े पदों पे तो बिल्कुल ही नहीं मिल सकते, वही नहीं मिलते। आज तक आरएसएस का इजाज़त है, एक बार को छोड़ के, रज्जू भैया को छोड़ के आरएसएस का जो सरसंघ संचालक है वो सब लोग ब्राह्मण रहे हैं, और अधिकांश उनमें से महाराष्ट्र से रहे हैं, चित्पावन, देशस्थ, इस तरीके के ब्राह्मण होंगे। तो वहाँ ये भी दावा किया जाता है कि हम अपनी शाखा में किसी की जाति नहीं पूछते। तो मैं अक्सर कहता हूँ जाति इसलिए नहीं पूछते कि जाति पता होती है, पूछने की जरूरत भी नहीं होती, मुंह पे लिखी होती है, पता होता है। अभी एक हमारे दलित समुदाय के थे, भंवर सिंह नाम है शायद, उन्होंने एक किताब लिखी है, वो आरएसएस में रहे हैं लंबे टाइम तक। तो अपने प्रयोग उन्होंने अनुभव बताए हैं, और बड़ी एक दर्दनाक चीज़ वो लिखते हैं कि कुछ स्वयंसेवक मेरे घर, मतलब संघ के प्रचारक टाइप लोग मेरे घर आए, तो हमने भोजन बनाया, तो दलित कम्युनिटी से आते थे, समाज के सबसे निचले पायदान से। तो उन्होंने कहा कि भैया ये जो भोजन आपने बनाया ना, इसको पैक कर दो, हम रास्ते में खा लेंगे। ये किताब में लिखा हुआ है उनकी, भंवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है। कई साल अपने जीवन के उन्होंने आरएसएस को दिया, और उसने कहा कि मुझे ये लगा कि मैं पहली बार संघ में जाने के बाद मुझे अनुभूति हुई कि हमारा भी कोई व्यक्तित्व है, हमारा कोई सम्मान है। और वो जो है उस खाने को पैक करके ले गए। बोले फिर किसी ने मुझे बताया, बहुत करीबी आदमी ने, या शायद, कि उन्होंने वो खाना जीप में चलते बाहर फेंक दिया, वो खाना नहीं खाया। ऐसा किताब में लिख दिया? किताब में लिखा हुआ है। मैं तो अपने दर्शकों को कहता हूँ ना, भंवर सिंह नाम है, या किसी समय बता देंगे, ढूंढ के इसमें लगा भी दूंगा उस किताब। अगर आप उसकी कहानी पढ़ें कि एक दलित नौजवान किस तरीके से संघ से प्रभावित हुआ, वहाँ शाखाओं में गया, और उसके साथ क्या व्यवहार वहाँ हुआ, तो इससे संघ के चरित्र का जो दोगलापन है वो जाहिर हो जाता है। लेकिन ये मैं देखा है सर, जैसे हरियाणा में भी कुछ लोग बड़े संघी होने का दावा करते हैं, वो कोई बहुत बड़ी मेन उसमें इनकी बॉडी में कभी शामिल नहीं होता। आप ये देखिए कि भाजपा तो पॉलिटिकल पार्टी है, सिवाय अपने एक वो जो थे, जो भ्रष्टाचार में जिनको सजा हुई थी, इनके जो अध्यक्ष थे, बंगारू लक्ष्मण के अलावा आज तक कोई भी भाजपा का अध्यक्ष ऐसा नहीं हुआ जो दलित समुदाय से हो। सब सवर्ण वर्गों से आते हैं। अब तो वो दो बेचारी लड़कियां जो हैं आरजेडी की, शायद वहाँ बिहार में बड़ी आजकल उनका नाम चल रहा है, और उन्होंने वो उदाहरण दिए कि चारों शंकराचार्य अपर कास्ट से क्यों आते हैं, ब्राह्मणिक क्यों है। तो अब ये जो नई चेतना जगी है, अब नई पीढ़ी के बच्चों को तो आप कैसे रोकोगे, वो तो सवाल करेंगे जी। वो अब ये भी कहेंगे कि भैया अब सवाल पूछने से कोई रोकने से भी डरेगा जी। हाँ, अब ये ऐसी पीढ़ी आ गई जो आपसे पूछेगी 4 में से कितने शंकराचार्य हमारे हैं, कितने महामंडलेश्वर में से मंडलेश्वर हमारे कितने, और कितने देश के प्रतिष्ठित मंदिरों में जो पुजारी हैं उनमें से हमारे कितने हैं। तो ये आरएसएस के सामने ये चुनौती है। मैं कहता हूँ 100 साल पूरे होने पहले इस चुनौती से निपट लो। आरएसएस इंश्योर करे कि हर शहर में, जैसे मान लिया हम रोहतक में बैठे हैं, जो यहाँ के 10-12 प्रमुख मंदिर हैं, उसमें वो बिल्कुल ये घोषित करे कि 6 मंदिरों में दलित पुजारी है, और उसमें दलितों का प्रवेश पर कोई वो नहीं है। अगर इस तरह का माहौल बनेगा तो संघ की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बिल्कुल जी, है ना। और नहीं तो भाई ये तो सवाल भी उठेंगे, और लोग आपके प्रति आक्रोश भी व्यक्त करेंगे। ये तो झेलना पड़ेगा सारा का सारा, क्योंकि आज का समाज 50 साल पहले का भारतीय समाज नहीं है। अब तो सर बदलाव तो है, देखो। और लोग इतना समझने लगे हैं। मैं एक बहुत दलित चिंतक की बात सुन रहा था, उसने कहा बहन जी का, मायावती जी का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोगों ने अब ये, वो कहते नहीं, लेकिन ये स्वीकार कर लिया कि बहन जी नेता नहीं है, कहीं और से संचालित हैं। तो वो तो है, उन्होंने बीएसपी को वोट देना छोड़ दिया। अब वोट कहाँ मिल रहा है बीएसपी को, लोग कैडर खत्म हो चुका है जी उनका। तो संघ के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर वो हिंदू की बात करते हैं, तो इस जो हिंदू समाज के बीच में जो व्याप्त जातिवादी असमानता है और ये सारी चीज़ें हैं, संघ ने कभी, आपको धर्मेंद्र जी ताज्जुब होगा, कभी भी समानता को लेके आंदोलन नहीं किया। वो करते हैं समरसता। अब मेरे से एक दलित नौजवान ही पूछ रहा था कि ठीक है हम हिंदू हैं, समरसता भी है हमारी, है, लेकिन संघ ये कहता है कि तुम्हारी पहचान यही रहेगी, पहचान दलित पहचान के साथ आप हमारे साथ रहो। अब पहचान का तो संकट है सारा का सारा, है ना।
तो अब अगर इन वास्तविक चुनौतियों से संघ ने 100 साल काम किया होता तो आज भारत की दशा ही कुछ और होती। भाई अगर हर भारतीय ये सोचे कि वो भारतीय है और उसकी और कोई पहचान नहीं है ना देश के बाहर ना अंदर, जैसे आप किसी बड़े से बड़े आरएसएस से जुड़े हुए आदमी से जो अपर कास्ट से संबंधित हो, उससे ये सवाल पूछो कि क्या वो अपने परिवार की किसी बहन का, बेटी का रिश्ता दलित समाज में करना पसंद करेगा? तुरंत मतलब 100 साल की जो विचार वहाँ ये हो जाएगा कि ये व्यक्तिगत पसंद नापसंद का प्रश्न है, यहाँ लोकतंत्र चल पड़ेगा, है ना। लेकिन अब यही सोचना चाहिए कि चौधरी चरण सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को 50 के दशक में चिट्ठी लिख के ये कहा कि पंडित जी इस जातिवाद को ख़त्म करना है, आप भी चाहते हो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए अनिवार्य कर दो कि सरकारी नौकरी केवल उस व्यक्ति को मिलेगी जिसने अंतर्जातीय विवाह किया होगा। अब तक देश से जो जातीय व्यवस्था खत्म हो चुकी होती है। तो मैं कहता हूँ कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान देकर, जितना बड़ा सम्मान आपने उनका किया, उससे बड़ा सम्मान ये हो कि एक बार नरेंद्र मोदी जी ये कह दें या मोहन भागवत कह दें, इस बात को दोहरा दें जो चौधरी चरण सिंह ने कही थी। एक बार इन्होंने आरक्षण के बारे में छोटी सी छेड़छाड़ करने की बात कही थी जी, 240 पे आके अटक गई। हाँ, तो अब वही तो व्यवस्थाएं हैं, वही मजबूरियां हैं कि नरेंद्र मोदी जी को ये 6 कॉलम का आर्टिकल लिखना पड़ा है, उनकी तारीफ में कशीदे। देखो मैंने पढ़ा, मैं तो कहूँगा वाह प्रधानमंत्री जी, वाह वाह मोदी जी वाह। हाँ। तो कुल मिला के हमारी भी शुभकामनाएं हैं भागवत जी के लिए, वो स्वस्थ तो हैं और ज़्यादा स्वस्थ रहें और उत्साह उमंग मोदी जी की तरह लंबी पारी खेलते रहे हो, क्योंकि वहाँ तो कोई हटने बटने का तो सिस्टम है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और 6 दिन बड़े हैं नरेंद्र मोदी जी से, तो ये भी संयोग है। देखिए कैसे नियति ने क्या चक्र खेला है कि एक ही महीने में 6 दिन के फर्क मात्र से 2 महापुरुष इस तरह पे तो कुछ विचित्र होने के संकेत तो प्रारंभ में मिल गए थे। दोस्तों, मोहन भागवत जी के जन्मदिन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कलम तोड़ प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, हम उसके कायल हैं। उनको युगों युगों तक याद किया जाएगा, इसलिए कि उन्होंने किसी के जन्मदिन पे एक आर्टिकल लिखा। यह अलग बात है कि उनको पंजाब में बाढ़ नहीं दिखती, उनको देश की पीड़ाएं नहीं दिखती, उनको मणिपुर जलता हुआ नहीं दिखता, लेकिन उनको ज़रूरी काम जन्मदिन पे लेख लिखना याद रह जाते हैं। और पंजाब में तो उन्होंने, वो आपने देखा जो वो एक मंत्री को डांटा उन्होंने, प्रधानमंत्री ने ना, 1600 करोड़ रुपए आवंटित किया है, तो बोले जी ये तो कम है राशि। बोले जो मैंने देना था वो दे दिया, तुम्हें हिंदी नहीं आती क्या? उस मंत्री ने कहा कि मुझे डांट दिया प्रधानमंत्री ने कि तुम्हें हिंदी नहीं आती। हिंदी तो गर्वित करती है। हाँ, तो वहाँ की सरकार ने 20,000 करोड़ मांगे थे, 1600 करोड़ दिए गए। उसके बाद में उस मंत्री को ये बता दिया गया कि जो देना था दे दिया, इतना ही मिलना है ना। और भाषा का मसला और उठाती है, हिंदी नहीं आती क्या। और वो पंजाब के लोग हैं, पंजाबी भाषा बोलते हैं, तो आहत हैं। खैर चलो दोस्तों, संघ में व्यक्ति पूजा शुरू हो चुकी है, और ये वाला संघ जो है उस संघ से अलग इसलिए है कि दोस्तों, क्योंकि संघियों को सत्ता का स्वाद आ चुका है, सत्ता का मज़ा वो ले रहे हैं, वीआईपी स्टेटस उनको मिल चुका है। इसीलिए अब एक दूसरे की तारीफ और प्रशंसाएं चल रही हैं, क्योंकि रिटायरमेंट का दबाव चारों तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी पे आया हुआ था, और उनको लगता है कि ऐसा करके वो 2029 तक तो कम से कम रह ही जाएंगे। कुर्सी सबको प्यारी होती है दोस्तों, मोदी जी को है तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन संघ की इस बदलाव की यात्रा पे आप ज़रूर चर्चा करें, चिंतन करें, अपने विचार लिखें, और विचार रुकने नहीं चाहिए, विचारों का आदान प्रदान होते रहना चाहिए, ये संघ भी कहता है। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।